हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज केमिस्ट्री का, रसायन का एक बहुत अच्छा चैप्टर हम प्रारंभ कर रहे हैं और पूरे रसायन की बिल्डिंग इस चैप्टर रूपी नींव पे बनेगी। मतलब ये चैप्टर, ये अध्याय यदि हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री की बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे। मतलब रसायन हमारे कैरियर को कुछ नई ऊंचाइयां दे पाएगा। बेसिक्स हैं, पूरी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये इतना इंटरेस्टिंग है कि कहानियां ही कहानियां हैं इस चैप्टर में। तो अध्याय 2, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्योंकि आपको पता है कि पूरी केमिस्ट्री यानी कि एटम, हर रासायनिक क्रिया परमाणु से ही होती है। परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से पदार्थ बनते हैं, यानी चारों तरफ आपको जो भी चीज दिख रही है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये परमाणु किनसे मिलकर बने होते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से हम ये बात समझ गए हैं कि परमाणु गोलीय आकार का होता है, इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, हर रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और किसी भी पदार्थ के पूरे रासायनिक गुण परमाणु ही निर्धारित करता है। तो BBIP तो है, इंपॉर्टेंट तो है। अब इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम बात करेंगे कि वो परमाणु किन से मिलके बना होता है। आखिर उस परमाणु के अंदर है क्या जिससे वो ये सब काम करता है। आपको पता है, कोई भी चीज किसी भी रंग की दिखाई दे रही है तो इसका कारण परमाणु है। कोई भी चीज इतनी ठोस दिखाई दे रही है तो इसका कारण भी परमाणु ही है। यदि वो द्रव दिख रही है या गैस है तो इसका कारण परमाणु है। वो कोई क्रिया कर रही है तो इसका कारण परमाणु है। तो यार, परमाणु इन सब का कारण है, परंतु परमाणु के इस प्रकृति के कारण कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाले होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अब न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं तो क्या हमें ये प्रभावित नहीं करते? ये बिल्कुल हमें बहुत प्रभावित करते हैं। मतलब ये सही बात है कि सबसे बड़ा रोल इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर उससे थोड़ा छोटा प्रोटॉन का होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही जो रोल होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि इन्हें किसने खोजा है, डिस्कवरी किसने की है। तो आपको मालूम है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कण हैं जो कि परमाणु के अंदर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और सुन लें कि परमाणु केवल इन 3 कणों से मिलकर नहीं बना होता। परमाणु के अंदर और भी बहुत से कण होते हैं, परंतु उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो प्रभावित नहीं होते हैं तो हम उनकी बात ज़्यादा नहीं करते। हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। हम प्रभावित तो उनसे भी होते हैं, परंतु उसका हम ज़्यादा उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसे नगण्य मान लेते हैं उसके प्रभाव को। तो सबसे पहली बात, पहली कहानी आपको हम सुना रहे हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा। तो कैसे खोजा, क्या किया था जे थॉमसन ने? तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और अब ये इलेक्ट्रॉन हमने एक बार पूरा लिखा है, अगली बार से केवल ई लिखेंगे, छोटा वाला ई, इलेक्ट्रॉन की खोज।
तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, और इलेक्ट्रॉन की खोज में हमें यहां पे पढ़ना है कैथोड किरणें। अरे ये क्या बात हुई, कैथोड किरणें। और कैथोड किरणों को किसने खोजा, जे थॉमसन ने। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है वो 1930 में, 1930 में जे थॉमसन ने की है। एक बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैथोड किरणों को खोजा, और कैथोड किरणों के माध्यम से ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को खोज लिया, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये होता है इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने वो प्रयोग क्या किया, उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। ये एक कांच की नली होती है, इसे हम बोलते हैं विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका। पता है इसकी जो लंबाई होती है ना, वो लंबाई होती है लगभग 60 सेंटीमीटर। हम एक बात बता दें कि हमने कसम नहीं खाई है कि 60 ही लेंगे, ये 30 भी हो सकती है, परंतु चौड़ाई से ज्यादा लंबी होती है। 40, 50, 60, 70 भी ले सकते हैं। और इसका जो व्यास होता है लगभग वर्ड हम यहां पे यूज कर रहे हैं, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर। और विसर्जन नलिका एक कांच की ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब। ये जे थॉमसन ने लिया, और विसर्जन नलिका के दोनों सिरों पे, यहां पे इसे बैटरी बोलते हैं दोस्तों। ये छोटा जो बना रहता है ना, ये माइनस है, और बड़ा जो बना रहता है वो प्लस है। और 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड का मतलब है ये तो हो गया माइनस, और इसे हम बोलते हैं कैथोड, और ये है प्लस, इसे हम बोलते हैं एनोड। और इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न किया गया वो लगभग 10,000 वोल्ट था। V से प्रदर्शित करते 10,000 वोल्ट। आप इमेज करिए कि हमारे घर में 220 वोल्ट रहता है केबल, जिससे पूरे घर में रोशनी होती है। हर किस्म की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम यूज कर लेते हैं। चक्की वगैरह पे आप लोग आटा पिसवाने गए होंगे तो वहां पे 440 वोल्ट लिखा रहता है, और एक खोपड़ी बनी होती है आदमी की, और नीचे खतरा लिखा होता है। 440 में खतरा लिखा होता है। आप ये इमेज करो कि 10,000 वोल्ट कितना ज्यादा विभवांतर होगा। तो 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगवाया। पता है ये जो कांच की ट्यूब में है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये विभवांतर लगा दिया, यहां पे एक स्विच भी लगा दिया, नहीं तो ये पूरे टाइम चालू ही रहेगा। अब जे थॉमसन ने क्या किया, इसके अंदर यहां पे एक लगा दिया उन्होंने निर्वात पंप। पंप नहीं बना रहे हैं, इसे हम बोल देते हैं निर्वात पंप। निर्वात पंप किस काम में आता है, इसके अंदर की हवा खींचने में आता है। हवा खींच लेता है और दाब कम कर देता है। जब जे थॉमसन महोदय ने इसके अंदर का जो दाब, इसके अंदर का दाब उन्होंने कितना किया, दाब किया 10⁻⁻² मिलीमीटर। हाँ, दाब को मिलीमीटर, सेंटीमीटर इसमें मापा जाता है। क्यों मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, ये बात आप भौतिकी में बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। परंतु यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब इसके अंदर 10⁻² मिलीमीटर दाब किया जाता है, तो वो दाब कैसे किया जाएगा, इसके अंदर की गैस बाहर खींच ली जाएगी। तो गैस जैसे जैसे बाहर आएगी, अंदर का दाब कम होता चला जाएगा। तो ये दाब होता है, ये वोल्टेज है, विभव है जो दिया गया है।
तो जे थॉमसन ने देखा कि इस कंडीशन पे, मतलब 10,000 वोल्ट तो आपका विभव था और 10 की घात -2 मिलीमीटर था दाब। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की तरफ जाती हैं। तो इस कंडीशन में ये स्थिति है, तो यहां पे क्या होता है, कैथोड से अदृश्य किरणें निकलती हैं जो दिखती नहीं हैं, अदृश्य किरणें निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। और पता है, चूंकि ये कैथोड से निकल रही हैं, चूंकि ये कैथोड से निकल रही हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया कैथोड किरणें। तो इन्हें कहा गया क्या, कैथोड किरणें। ये अदृश्य किरणें थीं। अब थोड़ी सी बात जो उस समय जे थॉमसन ने भी समझी और कुछ निष्कर्ष निकाले। कैथोड किरणें कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, किस में बनती हैं, ये सभी बात आप समझ गए हैं। बनती क्यों है, देखिए भैया, आपके दिमाग में ये क्यों आता रहेगा, और जब तक आप क्यों के जवाब लेते रहोगे, जब तक आप पॉजिटिव होगे, और जब आपने क्यों को छोड़ के उसे रटने की कोशिश की तो आप नेगेटिव चार्ज हो जाओगे, ऋणात्मक हो जाओगे, नकारात्मक हो जाओगे। तो सकारात्मक बनने के लिए क्यों और क्यों का आंसर ढूंढना है। वैज्ञानिक बन जाओ कि हम पता करेंगे कि ये क्यों क्यों है। तो अब सुनो आप, जिसे ऋण आवेश दिया जाता है, जो कैथोड होता है, ये बात हम इधर समझाते हैं कि जो कैथोड होता है, कैथोड का मतलब है ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। कोई भी ऋण आवेश तब होता है, ऋण आवेशित तब होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब इसके पास होते हैं बहुत से इलेक्ट्रॉन। एक बार और ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स, एस इंग्लिश का लगा दिया। तो कैथोड के पास होते हैं बहुत से इलेक्ट्रॉन, तभी वो ऋण आवेशित होता है। और जब 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो उसके पास बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एनोड होता है ना, एनोड, एनोड का मतलब धन इलेक्ट्रोड, धन आवेशित होता है। और किसी को धन आवेशित करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन खोजे नहीं गए थे, परंतु ये बात हमें पता है, इसलिए तो एनोड धनावेश हो जाता है, तो उसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अधिकतर तो हमने ले ही लिए। तो कैथोड के पास बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैथोड से जो निकलेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या निकलेगा। तो जे थॉमसन चतुर साइंटिस्ट थे, उनने क्या बोला कि यार ये जो कैथोड किरणें हैं ना, जो कि अदृश्य किरणें निकल के एनोड की ओर जाती हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती, और बहुत तेज गति से जाती हैं। तो कैथोड किरणें, उन्होंने बोला, जे थॉमसन ने बोला, वास्तव में ये किरणें, यह किरणें तीव्रगामी, तेजी से चलने वाले, फास्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, उनने नाम दिया कि ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन ही हो गए कैथोड किरणें। 10 की घात -2 मिलीमीटर दाब पे इसके अंदर यहां से निकलेंगी, दिखती नहीं है इसलिए हम बना भी नहीं रहे, है ना, बना के दिखाने की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है, परंतु ये तीव्रगामी हैं। और जब तीव्रगामी हैं तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन हैं,
तो उन्होंने कहा कि ये माइनस से निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं, प्लस की तरफ। तो उन्होंने बोला कि इन पर कैथोड किरणों पर, अब हम यहां पे जो बात कर रहे हैं ना वो कैथोड किरणों की बात कर रहे हैं। और यदि यार तुम्हें पता है कैथोड किरणें, तुम्हें ये पता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने क्या कि पहली चीज बोली कि ये तेज गति से चलती हैं, तीव्रगामी होती हैं। चलिए तीव्रगामी हो गई। नंबर सेकंड उन्होंने क्या बोला कि चूंकि ये ऋण से धन की ओर जा रही हैं और दो विपरीत आवेशी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यदि एनोड इन्हें आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इन पे ऋणावेश है, क्योंकि धनावेश केवल ऋणावेशित कोई भी वस्तु हो, पार्टिकल हो, कण हो, केवल उसी को आकर्षित करता है। तो ये तीव्रगामी होती हैं और क्या बोला, ऋणावेशित होती हैं। अच्छा अभी कंफर्म नहीं था, ऋणावेशित होती हैं। अभी कंफर्म नहीं किया 100%, ये ऐसे नहीं बोला कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा उन्होंने अभी भी नहीं बोला था। फिर उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। अब अगली बात तो कॉमन सेंस की है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्यों बात नहीं हुई भाई, कोई तेज गति से चलेगा तो वो मुड़ तो नहीं सकता, मुड़ेगा तो गिर जाएगा। ये सीधी रेखा में चलती है। चूंकि तेज चलने वाला मुड़ता नहीं है, आपको मुड़ने के लिए स्लो होना पड़ेगा, और यदि आप तेजी से मुड़े ना तो जो जड़त्व तो है ना वो आपको सीधा ले जाके गिरा देगा। मोटरसाइकिल चलाना, बहुत तेजी से मुड़ने की कोशिश मत करना, करोगे तो मुड़ नहीं पाओगे, ऐसे स्लाइड होते चले जाओगे। इसलिए ये काम नहीं करें, क्योंकि हाथ पैर सही सलामत होना बहुत जरूरी है भविष्य बनाने के लिए। इसलिए तेज गति से वाहन नहीं चलाएं, ये ज्ञान है, और ज्ञान तो बट ही रहा है, परंतु ये जानकारियां हैं, ये आपके लिए जानकारियां हैं, और इन जानकारियों को समझिए। जैसी कहानी हम सुना रहे हैं वैसी कहानी आपके दिमाग में हो तो आप सबको सुना सकते हो, है ना। वो एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं उन्हें भी बता सकते हो। तो सीधी रेखा में तो चलेंगी, यदि वो तीव्रगामी है तो सीधी रेखा में चलती है। तीव्रगामी कितनी होती हैं, उन्होंने बोला कि बहुत तेज होती हैं और लगभग प्रकाश के वेग के बराबर इनका वेग हो सकता है, परंतु इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दुनिया में प्रकाश से तेज कोई नहीं चलता है, ये उतनी तेज तो नहीं चलती, ये बात तो मान ली जाए। जे थॉमसन आप भी मान लो। तो अब चूंकि ऋणावेशित होती हैं, तो चौथे नंबर का इन्होंने गुण दिया कि ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। क्यों भाई, इन पे आवेश है, प्रभावित होती हैं। कैसे प्रभावित होती हैं वो भी समझ लो। मान लो ये हमने एक विद्युत क्षेत्र बनाया। विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो ऐसी प्लेट लगा देते हैं। ये प्लेट है, थाली जैसी भी मान सकते हो, दो थाली ऊपर नीचे लगी हैं, चालक थालियां हैं। ऊपर वाली प्लेट को धनावेश दिया जाता है और नीचे वाली प्लेट को ऋणावेश दिया जाता है। यहां बन गया विद्युत क्षेत्र। ये जगह विद्युत क्षेत्र बन गई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र बन गया ऐसा पूरा। जब कैथोड किरणों में से इस क्षेत्र में से पास किया जाता, चूंकि वो बहुत तेज चलती हैं, तो वो किरणें ऐसी होके ऐसी 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 चलती हैं। किसकी तरफ मुड़ गई, धनावेश की तरफ मुड़ गई। ये तो विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हुई, ये किस तरफ मुड़, एकदम नहीं मुड़ सकती,
इनमें इतनी दम नहीं है कि यहीं पे खटाक से खींच ले, ये इतनी तेजी से चल रही हैं तो वक्र बनाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ, अब ये इधर जाएंगी, अब ये इस तरफ जाएंगी। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की बात, तो ये चुंबक है क्या? चुंबक कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। चुंबक तो विद्युत का सगा छोटा भाई है, सगा भाई है बिल्कुल। यानी गतिशील आवेश से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश यदि चलता है तो चारों तरफ जो प्रभाव डालता है उसे चुंबक कहते हैं। चलो चलो चलो, हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण से हम गारंटी दे रहे हैं कि आप जिंदगी भर के लिए विद्युत और चुंबक का संबंध समझ लोगे। मान लो ये वीडियो पे नहीं पढ़ा रहे, हम लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ की, उसने, हमने उठाओ दिया खींच के एक चाटा, खटाक, ये विद्युत क्षेत्र था जो उसे लगा। चाटा लग गया, बर्दाश्त कर लेगा, आप लोग इतने एनर्जेटिक्स हो तो उससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दुखेगा परंतु ठीक है। परंतु जब उसकी बाद में मजाक उड़ाई गई कि पिटा, टीचर से चाटा खाया, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। और ये है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चाटा मारना विद्युतीय क्षेत्र था और उसके कारण जो उसे ग्लानि हुई, जो उसे शर्म आई, वो है चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑब्वियसली यार, विद्युतीय क्षेत्र से यदि वो प्रभावित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित जरूर होगा। तो ये जो कैथोड किरणें हैं, ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावित होती हैं। अब तीसरी बात, ये स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये हम अलग कलर से लिखते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं। स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। स्फुरदीप्ति की स्पेलिंग देख लेना, हम यहां पे लिख देते हैं चमक। कब? जब किसी वस्तु से टकराती हैं। टकराने का मतलब टकराना होता है, टकराती हैं। जब ये किसी वस्तु से टकराएंगी तो चमक उत्पन्न करेंगी। हां, क्यों करेंगी? क्यों? एक बात सोचो यार, इतनी तेजी से चल रही हैं, उनके पास बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा है और ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। जब ऊर्जा उत्पन्न और नष्ट नहीं हो सकती और ये तेजी से जाके इससे टकराएंगी तो इनकी वो गतिज ऊर्जा का क्या होगा? तेजी से स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, क्योंकि वो नष्ट तो हो नहीं सकती, और इतनी तेजी से बदलने की कोशिश करेगी कि पूरी स्थितिज ऊर्जा में नहीं बदल के कुछ ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। आपको जो चाटा मारा था ना अभी उदाहरण के लिए, वो दुखता क्यों है कि हमारे हाथ की गतिज ऊर्जा जब आपके गाल पे ट्रांसफर होती है स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित भी होती है, बाकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए दर्द होता है। तो जब ये स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी तो कुछ ऊर्जा बाहर उत्पन्न हो जाएगी और वो दृश्य ऊर्जा है। पता, दृश्य ऊर्जा केवल बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य से लाल रंग के तरंग दैर्घ्य तक है, बैजानी हपी नाला। ये इसकी बात अभी बाद में करेंगे, अभी डिस्टर्ब मत करो यार, इसकी बात हम बाद में करेंगे। परंतु इतनी है, तो वो जो दृश्य ऊर्जा के फॉर्म में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दृश्य ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा हमें चमक के रूप में दिखाई देती है। तो ये स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 वाले की बात कर रहे हैं। ये दाब आरोपित करती हैं। अब आपका इलेक्ट्रॉन कंफर्म हो रहा है, पक्का हो रहा है, इससे दाब आरोपित करती हैं। क्यों भाई? दाब आरोपित कौन करता है? ऊर्जा से कभी आपको धूप में गए तो आपको लगा कि सूर्य की किरणें आप पे पड़ रही हैं तो आपको प्रेशर लगा? नहीं, दाब केवल कण आरोपित करते हैं।
तो मतलब ये कण है, दारोपित करती है मतलब ये कण है, और इलेक्ट्रॉन भी तो कण है, ऋणात्मक आवेशित है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। कैथोड जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ये होता है। तो यहां उन्होंने कर दिया कि कंफर्म ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, 100% इलेक्ट्रॉन होते हैं, 100% इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दाब वाली चीज से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। 1930 में इन्होंने, सॉरी यार 1930 नहीं भैया, 1830 से, गलत मत बुलवाया करो, हैं अमामिया, गलत मत बुलवाया करो हमसे। हाँ, तो ये दाब आरोपित करती हैं। अब इन्हें कैसे पता? अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि जे थॉमसन ने कैसे पता किया? उनने पता क्या, इसमें विसर्जन नलिका के यहां पे एक पहिया लगा दिया। ऐसा पहिया बनता है क्या? ऐसा, अरे यार ऐसा बनता है, ऐसा किसी चीज पे, और जब कैथोड किरणें इससे टकराती हुई निकलती हैं ना, तो ये पहिया घूमने लगता है, ये पहिया घूमने लगता है। दाब लगा, दाब लगा, दाब लगा, दाब लगा, तो ये दाब आरोपित करती हैं। अच्छा, एक और चीज, इनमें भेदन का गुण भी होता है, थोड़ा थोड़ा होता है यार। 7 नंबर की बात कर दें, ये पेनेट्रेशन इफेक्ट भी सिद्ध प्रूफ वो करती हैं, शो करती हैं यार। ये भेदन का गुण भी गुण भी दर्शाती हैं, दर्शाती हैं, दर्शाने दो, मतलब पतली कोई चीज रखे तो उसके पार निकल जाती, परंतु बहुत कम होता है, ये भेदन का गुण बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इन सब गुणों के आधार पर जे थॉमसन ने ये कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर ऋण आवेशित होता है, ये कण होते हैं, और इनके पास कुछ द्रव्यमान भी होता है। वो हम अभी टेबल बना के बता देंगे। अभी तो हमें प्रोटॉन को भी खोजना है और न्यूट्रॉन को भी खोजना है। इन सबको खोजने के बाद फिर इनके गुण पर करना है कि ये परमाणु में ये रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। तो क्या तो 2 अभी हमारे पास हैं, तो 2 क्या तो बचे हैं, और 2 क्या में पूरा चैप्टर हो जाएगा ये। तो अभी उन क्याओं की बात हम नहीं करके हम यहीं पे बात करते हैं। तो पहली बात आपको पता लग गई कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों को खोजा, और इस प्रयोग के द्वारा खोजा। विसर्जन नलिका एक कांच की ट्यूब होती है, लंबाई उतनी, व्यास उतना, और फिर हमने कहा कि ये कसम खाने वाली बात नहीं है कि मैं कसम खा के कहता हूं कि विसर्जन नलिका की लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। ये बात गलत है, वो 60 से कम ज़्यादा हो सकती है। जैसी जरूरत होगी हम वैसा उपयोग कर लेते हैं। अरे बड़े, तू इतनी टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं यार, टीचर ने 15 फलों के नाम लिखने को बोला है। बस इतनी सी बात, मैं बताता हूँ ना तेरे को। तुझे पता है 15 फलों के नाम? हाँ बड़े, मालूम है मुझे। सुन, आम, केला, अमरूद। 3 हो गए, और 12 फलों के नाम तो बता। ऐसा कर, 1 दर्जन केले और लिख लेना। अबे मस्ती कम कर, स्टेप पे पढ़ाई कर। अब आपको इनका एक और सबसे बड़ा और खतरनाक और महत्वपूर्ण गुण बताते हैं। हम 7 तो पढ़ चुके हैं, 8 बड़ा है, खतरनाक है तो लाल रंग से लिखा जाए। ये आपका 8वां गुण है, और ये आपके लिए इन सब से ज्यादा काम का। हालांकि इलेक्ट्रॉन की खोज से बड़ा कोई चीज है ही नहीं, परंतु जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु पर गिरती हैं, उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं,
तो बे एक्स किरणें, ऐसे ही लिखेंगे, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणों से तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, परंतु एक्स रे से समझ में आ गया होगा, है ना। एक्स रे तो होते हुए देखा होगा, हो सकता है कभी आप लोगों का भी हुआ। उन्होंने क्या ना, हड्डी टूट गई, एक्सरे करवाना है, तो ये ही है वो एक्स किरणें। वो जो एक्सरे मशीन होती है ना, उसमें ये विसर्जन नलिका लगी होती है, और उच्च गलनांक मतलब ठोस, बहुत ही ठोस, निकल वगैरह ऐसा एनआई, उस पे जब ये पड़ती हैं तो उससे जो उत्पन्न होती हैं वो एक्सरे होती हैं। एक्सरे की विशेषता क्या होती है, हमारी स्किन मिस्किन से अंदर चली जाती हैं, परंतु हड्डी रोक लेती है। तो जहाँ जहाँ हड्डी रुकती है, नीचे फोटोग्राफिक प्लेट पे वहाँ सफ़ेद आता है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं पहुँचा, परंतु जहाँ हड्डी नहीं है वहाँ पे काली कर देती हैं ये एक्स किरणें, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, इनसे कैंसर होने का खतरा होता है। इसलिए जब कोई एक्सरे हो रहा होता है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि यदि एक्सरे आपके हाथ पैरों का नहीं हो रहा है, दूसरे का हो रहा है, तो आप उस रूम से थोड़े से दूर रहें। जिनका हो रहा है उनका हो जाने दें, आप थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये विकिरण उत्पन्न करके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। ये कैथोड किरणों का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, यानी अनुप्रयोग है, कि जब इन्हें उच्च गलनांक वाली, ये उच्च गलनांक वाली धातु यदि है, जो कि ये नहीं है, ये लकड़ी है, जब आके इससे कैथोड किरणें टकराई तो इधर से एक्स किरणें निकलती हैं। चित्र बना के भी समझा दें, ये उच्च गलनांक वाली धातु है, यहां से टकराई कौन सी, कैथोड किरणें, ये टकराई कैथोड किरणें, तो ये निकली एक्स रे। एक्स किरणें, एक्स किरणों को हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि हम अंग्रेजों से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं ना, इसलिए हम एक्स रे ही समझते हैं उसे। तो ये एक्स रे उत्पन्न करती हैं। तो चलो भैया, पहली कहानी खत्म हुई, पहली कहानी हमारी खत्म हो गई। अब दूसरी कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां ये कहानी खत्म होती है वहीं से नई कहानी शुरू होगी। यही हमारी विसर्जन नलिका है, यही सब स्थितियां हैं। अब क्या हुआ, इसमें एक और प्रयोग किया गया। तो ये सब चीजों का यदि आप वो लेना चाहो, क्या बोलते हैं उससे, स्क्रीनशॉट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि ये पूरे गुण हो गए कैथोड किरणों के। अब देखें, हम यहीं पे प्रोटॉन को भी खोज लेंगे। वैसे हम नहीं खोजेंगे, गोल्डस्टेन ने खोजा था। तो देखें जरा क्या किया गोल्डस्टेन ने, आखिर इसी प्रयोग का कुछ किया है उन्होंने, जो कि जे थॉमसन ने किया था। एक्सरे भी आपको समझ में आ गई, कंडीशन तो यही है, वो लिखा रहने दें और ये सब मिटा दें, इधर की चीज़ें ये भी मिटा दें, इधर लिखा रहने दें, ये पहिया हटा देते हैं, और ये कैथोड, सॉरी, ये तो लगा रहने दो भैया, इसे क्यों मिटाया भैया, नहीं इसे नहीं मिटाते, इसको मिटा देते हैं कैथोड को, ठीक है। इस कैथोड को उन्होंने ऐसे करके, ऐसे होल 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 करके, वो होती ना किस्नी टाइप का, ऐसा ऐसा हाथ है, इसमें होल होल है, ऐसा लगा दिया। ये काम किसने किया था, ये गोल्डस्टेन ने किया था। ये काम कर रहे हैं कौन, गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन ने ही प्रोटॉन को खोजा है, डिस्कवर किया है। तो गोल्डस्टेन ने ये काम किया, उनने यहां पे छेद वाला कैथोड लगा दिया। अब उनने देखा कि इसमें से कुछ चमकीले कण निकल के इस तरफ जा रहे हैं। वो चमकीले कण इधर से चल रहे हैं और इनके होल में से निकल के इधर आ रहे हैं। यार प्लस से दूर जा रहे हैं वो, और कैथोड की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये धन किरणें हैं, धन किरणें, कैनल रेज भी बोलते हैं, कैनल रेज, रेज ही लिख दें दो यार,
कैनल रेज। कैनल रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होल में से निकल निकल के गई ना, इसलिए कैनाल रेज होता है, कैनल नहीं। हिंदी में कैनल लिखते हैं, वो सही वर्ड है कैनाल रेज। कैनाल में से निकल के गई थी, इसलिए इन्हें कैनाल रेज कहते हैं। क्या ये प्रोटॉन है? क्या ये प्रोटॉन है? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि धन किरणें क्या प्रोटॉन से बनी होती हैं? क्योंकि ये एनोड से इधर चल रही हैं, एनोड से निकल नहीं रही हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ये धन किरणें प्रोटॉन नहीं होती हैं। तो फिर प्रोटॉन कहां है? तो समझें उसे। उन्होंने देखा कि इनके अधिकतर गुण कैथोड किरणों के ही थे। बस जब विद्युत क्षेत्र से ये जा रही थी तो ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, तो ये नीचे की तरफ गई। ये आपकी धन किरणें हैं। मतलब जिस जिस दिशा में वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से कैथोड किरणें प्रभावित हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी, ये उससे विपरीत दिशा में होती हैं। तो ऑब्वियसली ये उससे अपोजिट विपरीत आवेश वाली हैं, और विपरीत आवेश वाली हैं मतलब धन आवेश है। ऋण आवेश का विपरीत आवेश धन आवेश होता है। कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको तो पता ही नहीं था ये। छोटी छोटी बातें तो पता रहती हैं। तो जो कैनल रेज थी, इनके पूरे ऋण तीव्रगामी होती हैं, धन से ऋण की तरफ चलती हैं, परंतु ये प्रोटॉन नहीं होते हैं। ये तो हमने, तो फिर ये होती क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, ध्यान से सुनना कि जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से चलते हैं कैथोड किरणों के रूप में, तो ये परमाणु से टकराते हैं। यहां पे हवा तो है, क्योंकि प्रेशर 10⁻⁻² mm कोई तो लगाएगा, तो हवा के जो कण हैं उनसे टकरा के उन्हें आयनित कर देते हैं। उसे ऊर्जा मिलती तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, किसी कण से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो धन आवेशित हो जाता है। तो ये धन आयन होती हैं। वास्तव में ये क्या होती हैं? धन आयन होती हैं। प्रोटॉन तो अभी भी नहीं आए, ये धन आयन होती हैं। इनका उन्होंने विशिष्ट आवेश देखा। विशिष्ट आवेश हम यहां परमानेंट लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम निकालेंगे भी ये विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश को बोलते हैं E/m। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 वो ये है, और द्रव्यमान यानी प्रति एकांक द्रव्यमान का आवेश। तो विशिष्ट आवेश को हम यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिख दें, इसका मतलब होता है, कलर बदल दें ताकि आपको अलग से दिख जाए। इससे बोलते हैं प्रति एकांक द्रव्यमान का आवेश। ये अभी हम निकालेंगे, जे थॉमसन ही हमें निकाल के देंगे, तो हम जरूर निकालेंगे इसे भी। प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा निकालेंगे। तो इन्होंने देखा कि इसमें गैस बदल दें। अभी जो गैस भरी है उसकी जगह दूसरी गैस भर दी, गैस तो हम ही भरते हैं। तो विभिन्न गैसों का विशिष्ट आवेश भिन्न भिन्न होता है। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि ये धन आवेशित होती हैं और ये प्रोटॉन नहीं होती, क्योंकि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश तो अलग हो ही नहीं सकता। है प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही रहेगा ना, कहीं पे भी रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, भारत में रहे, कहीं पे भी रहे, उसका तो विशिष्ट आवेश हमेशा समान रहेगा। तो इसमें जब वो गैसेस बदल देते थे तो विशिष्ट आवेश भी बदल जाता था। ये तो विशिष्ट बात हो गई। तो इससे उन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन नहीं होते हैं, ये धन आयन होते हैं। धन आयन कैसे मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन इन कणों से, गैस के कणों से टकराता है और टकरा के उसे आयनित कर देता है। तो जिन पे धन आवेश आता है वो कैथोड की तरफ, ऋण आवेश की तरफ चलने लगते हैं। जिन पे ऋण रहता है वो एनोड की तरफ जाएंगे, तो जाते रहे, इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, कैथोड किरणों के साथ मिल जाएंगे वो।
वैसे ऐसा होता नहीं, जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देंगे, ऊर्जा से उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं ना तो धनावेशित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब ऋणावेश कम हो गया, ऋणावेश कम हो गया तो अपने आप धनावेश बढ़ जाएगा। तो अपने आप वाली बात है, स्वतः कर। परंतु फिर प्रोटॉन को कैसे खोजा? हमने फिर से बोला कि ये पूरे गुण कैथोड किरणों वाले ही होते हैं, इनके बस विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित अलग दिशा में होते हैं और इनका आवेश कुछ अलग होता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस देखी, हाइड्रोजन, उसे इसके अंदर भरा तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन का विशिष्ट आवेश सबसे कम था, उससे कम किसी का भी नहीं आया। तो जब हाइड्रोजन गैस भरी तब ये जो धन आयन थे, हाइड्रोजन गैस, और एक इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको अभी पता लगेगी जिसे आप जिंदगी भर मत भूलना जब तक पढ़ोगे, हाइड्रोजन गैस के धन आयन, गैस ऐसे लिख दें, गैस के धन आयन, इसका सबसे कम विशिष्ट आवेश था, सबसे कम विशिष्ट आवेश था। सबसे कम विशिष्ट आवेश था। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात हमें बाद में पता लगी, परंतु इनने तो पता की थी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो केवल प्रोटॉन बचेगा। तो इसके विशिष्ट आवेश को, हाइड्रोजन गैस के जो विशिष्ट आवेश था, जो विशिष्ट आवेश था, उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला। प्रोटॉन हम हमेशा H+ ही लिखेंगे, जब भी हमें प्रोटॉन की जरूरत होगी हम उसे H+ बोलेंगे। तो प्रोटॉन होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है भैया जी के पास। वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो क्या बचा? केवल प्रोटॉन बचा, तो H+ का मतलब प्रोटॉन ही होता है। ऐसे हुई प्रोटॉन की डिस्कवरी। अभी हमें न्यूट्रॉन के बारे में भी समझना है, परंतु यहां पे कुछ बहुत गड़बड़ हुई हैं, बहुत ही खतरनाक चीजें घटी हैं, उन चीजों को भी यहां पे हमें समझना है, बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका यदि स्नैपशॉट लेना हो, स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो।